मैं गणतंत्र पर बहुत थोड़ी सी बात करूंगा और उसके बाद इस गणतंत्र की रक्षा के लिए भारत के विखंडन की जो बात जिस ढंग से हो रही है, जहां जहां से इस देश को दीमक की तरह खाने का प्रयास हो रहा है, उस पर मैं कुछ प्रकाश डालने का करूंगा। मेरी ये कोशिश इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक सार्वजनिक मंच से, एक सार्वजनिक शिक्षण संस्थान से, एक मंच से बहुत आधिकारिक तौर पर यदि कोई बात कही जाती तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बोली जानी चाहिए। उसके पीछे अगर प्रमाण नहीं हो तो शायद कहीं आरोप भी लग सकते हैं, लेकिन मैं आज वो पूरे प्रमाण के साथ अपनी बात यहां पर रखने की कोशिश करूंगा। पहले कुछ संविधान की बात कर ली जाए। संविधान के बारे में बहुत सी बातें अभी हमारे कुछ अध्यापक वृंद ने कही, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो सामान्यतः नहीं पता होती है। संविधान की जिस समय घोषणा हुई उस दिन बहुत अच्छी बारिश हुई, जिसे बहुत शुभ माना गया। 26 जनवरी 1950 को यह पूरी तरह से लागू हुआ, यह बात आप सबको जानकारी में है। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय शपथ ली थी और उनको 21 तोपों की सलामी दी गई थी, जिसकी परंपरा का वहन आज भी होता है। और आज भी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आज ध्वजारोहण, झंडा तोलन करेंगे और उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के निर्माण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इस संविधान के निर्माण में 210 लोगों की पूरी टीम थी, 210। और यह संविधान कागज पर, हाथ के बने कागज पर हाथ से लिखा गया था और उसमें हर एक के नीचे कुछ बड़े सुंदर चित्र बनाए गए थे, जिसे आज भी संजो कर रखा गया है। एक नाइट्रोजन बॉक्स में रखा गया है ताकि वो कागज डिटोरिएट नहीं हो, और इसलिए वो आज भी ताजा बना रहे, इसलिए उसमें नाइट्रोजन बॉक्स में उस संविधान को आज भी रखा गया है। आजादी के 894 दिन बाद, 894 डेज आजादी के बाद इस संविधान को लागू किया गया। यानी ये जो ऐतिहासिक घोषणा थी, जैसा अभी आपको बताया गया कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषित किया था, इसलिए 20 साल बाद उसी दिन को इस संविधान को लागू करने के लिए तय किया गया। आज भी इस संविधान में कुछ न कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं। हमारी लोकसभा और राज्यसभा संविधान में कुछ न कुछ नए कानून बनाती रहती है और जोड़ती रहती है। ये देश की लोकतंत्र के लिए, देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आज मैं बात अब अपने दूसरे उस विषय पर आता हूं जिसके लिए मैं आज यहां पर इस सार्वजनिक मंच से ये बात कहना चाह रहा हूं। मेरी बात को जो लोग विद्वान लोग सुन रहे हैं, आप सब अध्यापक विद्वान हैं, समझदार हैं। इस देश को, गणतंत्र को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए राजनीतिक दल हो सकते हैं। राजनीतिक सत्ता के माध्यम से देश के विकास की बात की जा सकती है, लेकिन इस देश को एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जिस एक महत्वपूर्ण कड़ी की आवश्यकता है वो केवल शिक्षा है। और वो शिक्षा जो गलत दिशा में जा रही है, वो शिक्षा जो लोग गलत तरीके से आज परोसने की कोशिश कर रहे हैं, मैं थोड़ा अतीत के उन पन्नों की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे देश में पूर्वांचल में और दक्षिण भारत में जिस तरह से इनकल्चरेशन, एक नया शब्द लगेगा आपको, लेकिन ये इनकल्चरेशन एक ऐसा धीमा जहर हमारे देश के उन नौजवानों को, हमारी नई पीढ़ी को दिया जा रहा है, जो ये धोती पहनने वाला ग्रामीण अधकचरा आदमी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, और जो सूट बूट पहनकर आगे आता है वो गर्व से सीना तान के वो कहता पढ़ा लिखा है और वो बड़ा प्रोग्रेसिव है, वो बड़ा मॉडर्न है। हमारे देश के अंदर छुरी और कांटे से होटल में खाने को गर्व की अनुभूति होती है अंग्रेजी बोलने की। जब हम हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो हमारे एयर होस्टेस से हम अंग्रेजी में बात करते हैं, अपनी शान समझते हैं, और जो हिंदी बोलता है वो ये समझता है कि ये व्यक्ति तो बड़ा पढ़ा लिखा नहीं दिखता है, इसको अंग्रेजी नहीं आती। ये सोच भारत में विकसित करने का काम जिस गलत शिक्षा पद्धति ने किया, वो शायद अब परिवर्तन की दिशा की ओर बढ़ रही है। इस इनकल्चरेशन में जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि हमारे देश की सभ्यता के उस सांस्कृतिक इतिहास को
इस धरोहर को जो सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना काम किया, आज उनके ईसाई धर्म को वो कहते हैं कि हमारा सत्य ये इतिहास है। मुझे बहुत शर्म आती है कहते हुए कि उनके उस बात को तो वो कहते हैं वो सत्य है, वो इतिहास है, और हमारी गीता और रामायण के लिए वो कहते हैं ये मिथक है, ये मिथ है। ये सबसे पहला फाड़ जो सबसे पहले इस देश में शुरू हुआ, हमारे ही अपने बालकों को हमारे ही अपने स्कूलों में ये पढ़ाया गया कि ये मिथ है, ये काल्पनिक घटनाएं हैं और इतिहास वही है। अब जब सारे दुनिया में इतिहास के उन पन्नों को खंगालने के बाद जब महाभारत युद्ध के उन क्षेत्रों का पता लग रहा है, हमारे राम सेतु का पता लग रहा है, रामायण के इतिहास के पन्नों को टटोल कर देखा जा रहा है, तो रामायण युग था, ये बात प्रमाणित होनी शुरू हो गई। इस बात को हम पुनः विचार करना चाहिए कि हमारी इस सारी व्यवस्था के पीछे क्या था। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अंग्रेजों ने सबसे बड़े इस पूरी दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले इस भारतवर्ष के सारी अच्छाई चीजों को लेकर उन्होंने अपना ठप्पा लगाना शुरू किया। मैं कहना चाहता हूं कि आधुनिक सभ्यता में वो अंग्रेजों ने उन भागों को चुन लिया, जो विशेषकर गणित जैसे विषय को, उन भागों को चुनकर उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारा है। अरे सारी दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाला भारतवर्ष था। यदि गणित का ज्ञान नहीं देते तो ये विज्ञान होता, न अंतरिक्ष होता, न ये हवाई जहाज होते, न कुछ। आज ये जो पश्चिम के लोग इतनी ऊंची आवाज में बात करते हैं, उसका आधार यदि कोई है तो भारतवर्ष का गणित है। लेकिन हमने उसको, कहते हैं ना कि वो अंग्रेज जो फल खाते थे उसके बीज भी नष्ट कर देते थे, उन्होंने वही किया। उन्होंने हमारी इस सभ्यता, हमारी संस्कृति के जो मूल आधार गुरुकुल थे, उनको समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा, और वो षड्यंत्र आज भी जारी है। मैं इस आधुनिक सभ्यता के इस प्रभाव में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हम हमारे इस सारे वातावरण के बीच में जब देश में उन पारंपरिक व्यवस्थाओं की बात फिर से जागना शुरू हुई है, उस कड़ी में यदि हमारे आज के इस भारतवर्ष में 23 तारीख से इस गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन शुरू हुआ है, तो ये एक नई पहल हुई है। मैंने गत दिनों जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कही थी, वो बात मैं फिर नहीं दोहराना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे देश में समग्रता की बात, हमारे देश के अध्यात्म की बात, हमारे देश के सांस्कृतिक मूल्यों की बात के लिए बार बार जिस शिक्षा पद्धति में एक मांग उठती रही है, हमको उसके प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है। और हमको ये प्रयास करने की जरूरत है शिक्षा के माध्यम से कि इस देश का गणतंत्र बचा रह सके। वो गणतंत्र तभी बचेगा जब हम अपने इन मूल्यों को, इन सांस्कृतिक मूल्यों को हम जिंदा रखने के लिए हमारी पीढ़ी को वो शिक्षा दे सके। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। आज इस विषय पर जब हम देखते हैं कि आजादी के समय इतने बड़े बड़े नेता थे, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए तो 100 से अधिक ऐसे प्रभावशाली नेता थे। उनमें महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर हमारे जितने शहीद हुए, भगत सिंह, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, लंबी लिस्ट है। इन सब होने के बावजूद हमारे देश का विखंडन हुआ, हमारा देश 2 टुकड़ों में बंट गया। राजनीतिक शक्ति जो इतनी प्रबल थी, उसके बावजूद देश टुकड़ों में बटा। उसके पीछे का कारण शायद बहुत कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे, लेकिन बहुत कुछ कारण एक शिक्षा भी रही। जिस शिक्षा व्यवस्था को अमेरिकन इतिहासकार विल डुरांट ने एक बात कही, मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि इस देश को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कुछ खत्म नहीं करना है। अंग्रेजों ने कहा इस देश को खत्म करने के लिए कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इनकी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दो, ये देश धीरे धीरे अपने आप खोखला हो जाएगा। और वही हुआ कि इस देश में जिस व्यवस्था को लागू किया गया, अभी गत दिनों में तमिलनाडु में जो हो रहा है, केरल में जो हो रहा है, उस पर हमको चिंता करने की जरूरत है। हम सोच रहे हैं हमें क्या होगा,
ये आग वहां से चलेगी और धीरे धीरे ये आग बढ़ती हुई हम तो लपेट लेगी। मुझे नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली सुनना पसंद है, तो क्या मैं अपने राम मंदिर में बैठकर उस नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली को गा सकता हूं? नहीं। उस मंदिर की मर्यादा है, उस मंदिर की मर्यादा है कि मैं वहां कृष्ण के भजन गा सकता हूं, मैं राम के भजन गा सकता हूं। किसी मस्जिद में जाकर कोई कृष्ण का भजन नहीं सुनाता, न कोई बोलता है। लेकिन जिस आमूलचूल परिवर्तन और व्यवस्था की बात आलोक संस्थान पिछले 54 वर्षों से कर रहा है, वो समय आया है कि हम एक रोल मॉडल के रूप में पूरी दुनिया को एक एजुकेशन सिस्टम बता सकेंगे कि भारतवर्ष में जिस शिक्षा व्यवस्था की बात नई शिक्षा नीति कर रही, उसका रोल मॉडल यदि कोई है तो वो आलोक संस्थान है। आलोक संस्थान के टीचर्स हैं, आलोक संस्थान के बच्चे हैं, आलोक संस्थान की मर्यादाएं, आलोक संस्थान की व्यवस्थाएं, आलोक संस्थान की परंपराएं हैं। इसलिए बार बार चिल्ला चिल्लाकर इस बात को इसलिए भी कहने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में ये जो धीमा जहर एजुकेशन के माध्यम से आपके बच्चों में इंजेक्ट किया जा रहा है, वो जो मोहाक स्टाइल इज ए हेयर स्टाइल ऑफ अमेरिका, जहां इधर से बाल उड़ा देते हैं, इधर से बाल उड़ा देते हैं और बाल ऊपर खड़े कर दिए जाते हैं, वो मोहाक स्टाइल में बच्चा आपके सामने आकर आपको बड़ा मोहक लगता होगा। लेकिन आने वाले समय में वही बच्चा जब आपको किताबें पढ़कर और अंग्रेजी सूट बूट पहनकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आता है, ये एजुकेशन सिस्टम की देन पश्चिम की, भारतवर्ष की नहीं है। 18 साल के बाद अमेरिका का कोई बच्चा अपने मां बाप के साथ रहना पसंद नहीं करता। हम भारत के लोग हैं, हमारी मां जब तक है जिंदा है हम उसके चरणों में बैठकर उसकी सेवा करते हैं, ये संस्कार भारत देता है। इसलिए इस गणतंत्र को बचाने के लिए यदि कोई एकमात्र जिम्मेदार कोई व्यवस्था हो सकती है, राजनीतिक व्यवस्था तो इस देश को चलाने के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इस देश को बचाने के लिए बार बार जिस व्यवस्था की जरूरत है वो शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है, और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो इस देश के सांस्कृतिक गौरव को, इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ा सके। इसलिए इस गणतंत्र पर मैंने थोड़ी सी ऑफबीट बात यहां पर रखी। मैं तो उन सनातन मूल्यों की, उस संस्कृति की, आपको पता है हमारे देश में बहुत बड़ी गलती क्या हुई, बार बार ये जो पश्चिम से जो बातें आई उसको हमने सत्य मान लिया। जो इतिहास पढ़ा गया, हमको इतिहास क्या पढ़ा रहे, मुगल हिस्ट्री, हमको ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, और ये विषय आज के जमाने में ये विषय बन के घूम रही। ऐसा गलत दुष्प्रचार करके उनको ये नहीं पता था कि देवदासी जो कन्याएं होती थी वो 5 आचार्यों के बीच जाकर भगवान की आराधना करने के लिए वो समर्पित भाव से वहां जाती थी। एक व्यवस्था थी उनके परिवारों की। उस भरतनाट्यम को उन्होंने कितना बुरा भुला करके सत्यानाश किया। ये तो रुक्मणी अरुंडेल की एक अलग पहचान इस भारतवर्ष में पुनः उन्होंने स्थापित करके उस भरतनाट्यम को फिर से लागू किया। अंग्रेजों ने तो ऐसे कई सारे काम किए, हमारी व्यवस्थाओं को चौपट करने में, हमारे अपनी परंपराओं को गलत साबित करने में उन्होंने न जाने कितने कितने षड्यंत्र रचे। उनमें से ये देवदासी प्रथा तो मैंने उदाहरण के रूप में बताई ना। अरे तुम कृष्ण की भूमि के हो, कृष्ण तो काले थे, सांवले थे, तुमने गोरे को कहां से सौंदर्य का प्रतीक मान लिया, गोरा करने वाली रीम। अरे भाई तुम्हारा जो रंग है वो सबसे उचित है। सो हमें विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया में 3 ही तरह के लोग हैं, जब एक रोटी बहुत जल जाती है तो वो काली हो जाती है, एक रोटी जो कच्ची रह जाती है वो लोग गोरे हो गए, और जो रोटी पक जाती है वो भारतीय हो गए। तो हम पके हुए लोग हैं, हम पके हुए लोग हैं। ये गोरे रंग की कल्पना भी अंग्रेजों ने पता नहीं कहां से दी। हम सब हमारे बच्चों को जो हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, शायद इस नई शिक्षा नीति में हमारा ये जो भाषण है, ये कनेक्टिविटी है हमारी, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमने नई शिक्षा नीति पे बात की, वो हमने सुभाष चंद्र बोस पर बात की, वो, और आज गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं, वो उसी का एक्सटेंशन है कि आने वाला समय केवल इन्हीं बातों के लिए अपने बच्चे को सांता क्लॉज बनाकर गौरवान्वित अनुभव करते हैं और अपने बच्चे को कृष्ण बनाकर, ये कौन सा दकियानुसीपन है। अरे भाई अपने बच्चे को ये सब चीजें सिखाइए। हम क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं, अरे भाई क्रिसमस ट्री तो जिनका काम है वो सजाइए, वो कभी दीपावली मनाते हैं।
दीपावली मनाते हैं, मेरा प्रश्न है उनसे, वो नहीं मनाते। होली मनाते नहीं मनाते, हम काहे को उनके फेस्टिवल बनाते हैं? उनके पास फेस्टिवल है ही नहीं है, हमारे पास फेस्टिवल है। हमारे पास 367 फेस्टिवल है 365 दिनों में। इसलिए इस गणतंत्र को यदि बचाना है तो भारत को मूल जड़ों की ओर लौटने की आवश्यकता है। वो गलत शिक्षा पद्धतियां जो हमारे को अपनी संस्कृति से दूर कर दे, हमें अपनी परंपराओं से दूर कर दे, अपने ही परिवार को गलत समझने लगे, अपने ही संस्कृति को गलत समझने लगे, अपने ही देश को दकियानुसी समझने लगे, ऐसी एजुकेशन को अब समाप्त करके इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से इस देश को फिर विश्व गुरु पर स्थापित करेंगे। और वो समय आ गया है। जो देश भारतवर्ष दुनिया में हथियार औरों से खरीदता था, पहली बार भारतवर्ष की ब्रह्मोस अब विदेशों में बिकनी शुरू हो गई है। अरब कंट्रीज तैयार हो गई लेने के लिए कि हम ब्रह्मोस लेना चाहते हैं, यानी हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका के लोग गीता पढ़ रहे हैं, अमेरिका के लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, जर्मनी के लोग तो संस्कृत हमेशा से पढ़ते आए हैं। हमको हमारी संस्कृत पर भी गर्व होना चाहिए, हमारी संस्कृति पर भी गर्व होना चाहिए। यही बात आज के गणतंत्र पर कहते हुए, ये गणतंत्र अक्षुण्ण तभी बना रहेगा जब हम अपनी भारतीय जड़ों को जिंदा रख पाएंगे। मैंने मेरी बात अपने उद्बोधन में समय लिया, लेकिन मैं पूरी व्यवस्था के साथ तैयारी करके इसलिए आया था कि मुझे जो यहां से बोलूंगा वो हमेशा फेसबुक पर परमानेंट रहेगा, मेरे मुंह से कोई गलत बात न निकले, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आज आया था। एक बात बताना भूल गया कि इस भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया? कोई बताएगा? नाम बता सकता है? एनीवन हु कैन टेल द नेम ऑफ हु डिजाइन द फ्लैग, नेशनल फ्लैग? इस तिरंगे को नोट कर लीजिए, पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था और वह भारत में सर्वमान्य हुआ। इसकी डेफिनेशन लोगों ने कुछ भी कही, वो अलग विषय है। लेकिन एक बार पुनः मैं इस 73वें गणतंत्र पर देश को, अभिभावकों को, बच्चों को, अध्यापकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस भारत की जड़ों में जो मूल भाव है, उन जड़ों को सिंचित करते हुए हमने आज दिन तक इस पौधे को बड़ा किया। वो आलोक संस्थान के रूप में इस भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इस परंपरा से जुड़ा हुआ है, इस देश की सनातन गौरव से जुड़ा हुआ है और इस गौरव को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। यही भाव मैं आप सब में भी चाहता हूं। कार्यक्रम लंबा आगे और है, इसलिए बिना ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार हम नारा लगाएंगे, जय हिंद, वंदे वंदे, भारत माता की।